भारत में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इसको लेकर ना दो तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ लोग हैं जो कहते हैं कि ये भविष्य के लिए जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसकी भारी भरकम लागत पर सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में एक जरूरी कदम है या फिर बस एक महंगा सपना। चलिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 60 साल पीछे, सीधा जापान। देखिए, 1964 में जब जापान ने अपनी पहली बुलेट ट्रेन शिनकानसेन शुरू की तो पूरी दुनिया ने इसका मजाक उड़ाया था। और मजाक भी कैसा, आप यकीन नहीं करेंगे। उसे इजिप्ट के पिरामिड्स और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के साथ दुनिया की 4 सबसे बेकार चीजों में गिना गया था। सोच सकते हैं? तो फिर यही सवाल मन में आता है ना, कि जिस टेक्नोलॉजी का कभी इतना मजाक बना, आज उसी पर भारत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा क्यों खर्च कर रहा है? मतलब मुंबई और अहमदाबाद के बीच इस प्रोजेक्ट की आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? इसका जवाब छिपा है जापान की शिनकानसेन की ही कहानी में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक बेकार माने जाने वाले आइडिया ने जापान की पूरी तस्वीर ही बदल दी और भारत इससे क्या सीख ले रहा है। जरा उस दौर को इमेजिन कीजिए। 1960s का टाइम है। अमेरिका और यूरोप में बस हर तरफ बड़ी बड़ी हाईवेज बन रही हैं, चमकती हुई नई गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। सबको लग रहा था कि बस फ्यूचर तो अब एयरप्लेन्स और कार्स का ही है। और ठीक उसी वक्त जापान क्या कर रहा था? वो लोग पहाड़ों को काट कर सुरंगें बना रहे थे। किस लिए? एक ट्रेन के लिए। पूरी दुनिया हैरान थी कि भाई जापान ये क्या कर रहा है, एक पुरानी टेक्नोलॉजी पर अपना इतना पैसा और वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है। पर यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। प्रोजेक्ट का जमकर मजाक उड़ाया गया। ऊपर से जापान का जो हिली टेरेन है, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स इतनी बढ़ गईं कि लगभग डबल हो गई। हालात इतने खराब हो गए थे कि प्रोजेक्ट के हेड और चीफ इंजीनियर दोनों को शर्मिंदगी के मारे रिजाइन करना पड़ गया। लेकिन अक्टूबर 1964 में सब कुछ बदल गया। जब टोक्यो और ओसाका के बीच पहली शिनकानसेन चली तो सारी आलोचनाएं, सारा मजाक, सब एकदम शांत हो गया। सोचिए, 500 किलोमीटर का सफर जो पहले घंटों का था अब सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो रहा था। ये इतनी बड़ी हिट हुई कि लोगों ने फ्लाइट छोड़ के ट्रेन से जाना शुरू कर दिया। और ये कोई आम ट्रेन नहीं थी, ये तो हर आधे घंटे में चलती थी, बिल्कुल एक लोकल मेट्रो की तरह। बस स्टेशन आओ, टिकट लो और बैठ जाओ। इस एक ट्रेन ने जापान में ट्रैवल का मतलब ही बदल के रख दिया। तो जापान की यही सक्सेस स्टोरी आज भारत के लिए एक इंस्पिरेशन है। और भारत भी अब मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के साथ अपने इस हाई स्पीड रेल के सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा है। तो भारत की ये ट्रेन कितनी तेज होगी? इसकी स्पीड होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा। और हाँ, ये कोई 1-2 ट्रेन नहीं चलेंगी, हर दिन टोटल 70 सर्विसेज होंगी। मतलब दोनों तरफ से 35-35 ट्रेन। इसका सीधा सा मतलब है आपको लगभग हर 45 मिनट में एक ट्रेन मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट की एक और बहुत ही खास बात है, 21 किलोमीटर लंबी टनल। और इसमें से भी 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से बनाया जाएगा। ये वाकई भारत की इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। पैसा। इतना पैसा आ कहां से रहा है? तो देखिए, इस 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का 80% हिस्सा जापान की JICA एजेंसी फंड कर रही है। और ये कोई नॉर्मल लोन नहीं है, ये एक सॉफ्ट लोन है। मतलब एक ऐसा कर्ज जिस पर ब्याज, इंटरेस्ट ना के बराबर है, सिर्फ 0.1%। ये तो लगभग फ्री जैसा ही हुआ। इस प्रोजेक्ट का आइडिया वैसे 2009 में आया था और इसका फाउंडेशन स्टोन 2017 में रखा गया। अब जो उम्मीद है वो ये है कि गुजरात वाला सेक्शन 2027 तक चालू हो जाएगा और पूरा कॉरिडोर यानी मुंबई तक 2030 तक ऑपरेशन में आ जाएगा। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ तेज रफ्तार के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद इसके आसपास होने वाले बदलाव हैं, एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक बदलाव। सबसे पहला और सबसे सीधा फायदा तो टाइम का है। जो सफर अभी 7 से 8 घंटे का थका देने वाला होता है, वो सिमट कर सिर्फ 2.5 घंटे का रह जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि ये 2 शहरों के बीच चलने वाली एक सुपरफास्ट मेट्रो जैसी होगी। सोच कर देखिए, कोई वडोदरा से सुबह निकले, मुंबई में अपना काम खत्म करे और लंच तक वापस घर आ सकता है। न टिकट बुक करने की टेंशन, न रिजर्वेशन का झंझट। और इसका असर सीधा इकोनॉमी पर भी दिखेगा। बिजनेस और ट्रेड को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। कंपनियां सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहेंगी, वो सूरत या वडोदरा जैसे शहरों में भी अपने ऑफिस खोल सकेंगी।
इससे क्या होगा? मुंबई पर प्रेशर कम होगा। एक अनुमान है कि इससे 50,000 से ज्यादा जॉब्स पैदा होंगी और देश में नई टेक्नोलॉजी भी आएगी। और एक और बहुत जरूरी बात, एनवायरनमेंट। अगर इस चार्ट को देखें तो साफ दिखता है कि पर पैसेंजर कार्बन एमिशन के मामले में हाई स्पीड रेल, एयरप्लेन्स और कार्स के मुकाबले कहीं ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन इतने सारे फायदे गिनाने के बाद भी सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, कॉस्ट, इसकी लागत। क्या 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करना सही डिसीजन है? क्या ये ट्रेन कभी अपना पैसा वसूल कर पाएगी? देखिए, शायद यहीं हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि लागत टिकट से वसूल होनी चाहिए, लेकिन ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ टिकट बेचकर पैसा कमाना नहीं होता। इनका असली फायदा पूरे देश की इकोनॉमी को होता है। बिजनेस बढ़ता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं और नए शहर डेवलप होते हैं। जो टिकट की कीमत होती है ना, वो सिर्फ ट्रेन को रोजमर्रा चलाने का खर्चा कवर करने के लिए होती है, जैसे कि बिजली का बिल, मेंटेनेंस, स्टाफ की सैलरी। इसको बनाने का जो इतना बड़ा खर्च है वो टिकट से नहीं निकाला जाता। और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में यही मॉडल फॉलो होता है। तो आखिर में सवाल वही का वही है, क्या ये बुलेट ट्रेन भारत को भविष्य में ले जाने वाला एक जरूरी कदम है या फिर बस एक हद से ज्यादा महंगा सपना? इसका सही जवाब तो शायद वक्त ही देगा, लेकिन हाँ, जापान का एक्सपीरियंस हमें एक चीज जरूर सिखाता है कि जो चीज आज एक महंगा सपना लगती है वो कल की हकीकत भी बन सकती है।